नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एसजी गुरुकुल में आपका स्वागत। जैसे कि बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो हमने पढ़ा पिछली क्लास में अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में। कि अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर कौन सी जो ग्रंथि है, ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। तो आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि पाई जाती है। हमने जठर ग्रंथि के बारे में बात की थी कि जठर ग्रंथि है वो क्या है। वो आपके उसमें तीन सेल पाई जाती हैं। एक तो म्यूकस सेल थी, एक थी चीफ सेल या जिसे बोलते हैं पेप्टिक सेल, एक थी पेराइटल सेल। तीनों का फंक्शन क्या था, अलग अलग फंक्शन था। म्यूकस सेल क्या कर रही थी, म्यूकस श्लेष्मा का निर्माण कर रही थी। और जो पेप्टिक सेल है वो क्या कर रही थी, वो दो जो एंजाइम है उसका निर्माण कर रही थी, जैसे कि रेनिन और पेप्सिन का। तो आपको पता है कि एचसीएल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो एचसीएल क्या कार्य करता है, एचसीएल कार्य करता है पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करने का। यानी आपसे पूछ ले कि पेप्सिन और रेनिन, इनकी इनएक्टिव फॉर्म क्या थी, तो क्या थी, पेप्सिनोजन थी। पेप्सिन की क्या थी, पेप्सिनोजन। और रेनिन की क्या थी, प्रोरेनिन। तो आपसे पूछ ले कि पेप्सिन और रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या थी, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और इनको एक्टिवेट कौन करता है, तो इनको एक्टिवेट करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको क्या करता है, एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद पेप्सिनोजन है वो किस फॉर्म में आता है, पेप्सिन की फॉर्म में। और प्रोरेनिन किस फॉर्म में आता है, रेनिन की फॉर्म में। अब जो पेप्सिन और रेनिन है वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे फूड को और किस न्यूट्रिशन यानी किस पोषक पदार्थ का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन की। तो सबसे पहले है आपका जो एंजाइम है वो पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये डाइजेशन करता है, पाचन करता है। और किस न्यूट्रिशन का, तो जो आपने फूड लिया है, जो भोजन ग्रहण किया है उसके अंदर है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और क्या बच्चों, प्रोटीन है। और तीसरे नंबर पे है फैट। तो ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या फंक्शन करता है, पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। तो आपसे पूछ ले कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का करता है। तो प्रोटीन बड़े बड़े पार्टिकल्स थे। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, बहुलक है किसका, अमाइनो एसिड का। तो प्रोटीन के बड़े बड़े पार्टिकल्स से उनको डाइजेस्ट यानी उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। और ये काम कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो यहां लिखो पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें, पेप्टोन्स में, या पेप्टाइड बोल दो, या पेप्टोन्स बोल दो। अब पेप्टोन्स और पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, उन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। अब इसके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स के भी आगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए, उन्हें हम बोलेंगे अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की सबसे जो छोटी यूनिट है यानी प्रोटीन जिससे मिलकर बना है, या प्रोटीन पूर्ण डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में आता है, तो अमाइनो एसिड में। लेकिन ये सबसे पहले अमाइनो एसिड में नहीं बदलेगा, किसमें बदलेगा, प्रोटीन, प्रोटीन बदलेगा पेप्टाइड या पेप्टोन्स में। और पेप्टाइड और पेप्टोन्स में प्रोटीन को कौन बदलता है, तो पेप्सिन एंजाइम। और ये कार्य कहां हो रहा है, स्टमक में। और स्टमक में ये एंजाइम कहां से रिलीज हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो अब बात करते हैं रेनिन की। दूसरा जो एंजाइम है वो क्या है, रेनिन है। रेनिन एंजाइम।
अब रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन किस प्रोटीन का पाचन करता है, तो रेनिन क्या करता है, जो मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसीन। जो मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन है उसका नाम है केसीन। कैसीन। तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन, और आपसे पूछ ले कि दूध का रंग सफेद किस कारण होता है, तो दूध का रंग सफेद किस प्रोटीन के कारण होता है, तो पेप्सिन के, सॉरी कैसीन के कारण। किसके कारण, कैसीन के कारण। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। तो मिल्क जो प्रोटीन है कैसीन, उसका डाइजेशन कौन करता है, उसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है भाई। कौन करता है, रेनिन। तो आपसे यहाँ क्या पूछेगा कि रेनिन का क्या फंक्शन है, तो रेनिन एक एंजाइम है और ये क्या करता है, डाइजेशन करवाता है। और किसका, ये कैसीन नामक प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और कैसीन कहाँ होता है, कैसीन आपका एक मिल्क प्रोटीन है। तो लिखो कैसीन, कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है। इस कैसीन को, जो ये रेनिन होता है, जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम इस कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, या फिर आपको पैराकैसिनेट लिखा मिलेगा। तो किसमें बदल देता है कैसीन को, पैराकैसिनेट में, पैराकैसिनेट में। तो कैसीन को पैराकैसिनेट में कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम। पैराकैसिनेट, या फिर आपको कैल्शियम पैराकैसिनेट भी लिखा मिल सकता है। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट या पैराकैसिनेट में बदल देता है कैसीन एंजाइम को। कौन सा एंजाइम, रेनिन। अब ये कैसीन का, कैसीन क्या है, प्रोटीन है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, पैराकैसिनेट। और ये काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम कैसीन को पैराकैसिनेट में बदलता है, तो रेनिन एंजाइम। अब ये दूध का पाचन करता है, तो सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है। तो ऊपर लिखो हेडिंग डाल के, केसीन नामक, रेनिन नामक एंजाइम, रेनिन नामक एंजाइम रेनिन नामक एंजाइम छोटे बच्चों में अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं, और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, और उसको ही डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। तो रेनिन जो नामक एंजाइम है वो छोटे बच्चों में अधिक क्रियाशील होता है, अधिक पाया जाता है। और कैसीन को पैराकैसिनेट में बदलता है रेनिन। ये क्या होता है, एक दही की फॉर्म होती है, दही जैसा होता है ये दूध को, मतलब आपसे पूछ सकता है ऐसे भी कि दूध से दही, यानी दूध से दही, ये क्या है, एक दही है, कर्ड जिसे बोलते हैं, दही के रूप में ही होता है ये पैराकैसिनेट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो दूध को दही में बदल रहा है, तो कौन सा बदल रहा है, रेनिन। कौन सा, रेनिन। बैक्टीरिया की बात करें तो वो बैक्टीरिया अलग है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। और यदि आपसे एंजाइम की बात करें तो आप क्या बताओगे, रेनिन। अब ये पैराकैसिनेट है ना, इसी के ऊपर क्या है, पेप्सिन फंक्शन करता है एक बार और। फिर इस पैराकैसिनेट को पेप्सिन क्या करेगा, ये बदल देगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, या फिर बोलो तो पेप्टाइड में। यानी इस पैराकैसिनेट को पेप्सिन ने क्या किया,
पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में बदल दिया। अब बताओ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है लेकिन क्या है, उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। ये क्या है, इसकी सबसे छोटी फॉर्म जो होती है वो अमाइनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है, उसमें कन्वर्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पार्शियल रूप से हम कह सकते हैं कि कुछ एक प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, लगभग 50 to 60% मान लो आप, क्या है, प्रोटीन पेप्टोन्स में बदला है। बाकी अभी भी 50% जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में नहीं बदला। वो आगे फंक्शन करेंगे हमारे पेनक्रिया अग्नाशय, तो आगे चेंज होगा। अभी ये क्या है, पार्शियल डाइजेशन है। कौन सा डाइजेशन है, पार्शियल, यानी आधा अधूरा पाचन है। तो मान लो यहाँ ये प्रोटीन है, लगभग 50% प्रोटीन है, क्या है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ है। अभी 50% और रहता है, वो आगे अलग एंजाइम आएंगे जो उस प्रोटीन को डाइजेशन करेंगे। तो ये थे दो एंजाइम आपके स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर, पेप्सिन और रेनिन। और पेप्सिन एंजाइम डाइजेशन किसका करता है, प्रोटीन का, और रेनिन किसका, केसिन का। और केसिन को किसमें बदलता है, पैराकैसिनेट में, और पैराकैसिनेट को फिर पेप्सिन किसमें बदलता है, पेप्टाइड में। तो यहाँ किसका पाचन हो रहा है, तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है। अब देखो, अब फूड कहाँ था, अमाशय में था, स्टमक में फूड था। अब स्टमक में जो फूड है उसमें क्या हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसे स्टार्च आप बोलते हो, स्टार्च अब कार्बोहाइड्रेट, ऐसे शर्करा कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है स्टार्च। तो स्टार्च की आप ज्यादा लेते हो तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, एक शर्करा है। तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग आप 50% ही कर लो, मतलब आपसे एक्यूरेट डाटा नहीं पूछता। 50 से 60% यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है जो क्या है, अनडाइजेस्टिव है। तो मतलब 50% डाइजेस्टिव और 50% अनडाइजेस्टिव, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन कितना है, मान लो 50% डाइजेस्टिव मान लेते हैं कि 50%, तो प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल गया, लेकिन अभी भी रहता है प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट होना, यानी पार्शियल क्या है, ये डाइजेशन हुआ है। और 50% क्या है, अनडाइजेस्टिव है, अनडाइजेस्टिव। क्या वसा का डाइजेशन हुआ है, तो वसा का अभी तक कोई पाचन नहीं हुआ है। तो फैट क्या है, अनडाइजेस्टिव है, बिल्कुल कोई पाचन शुरू नहीं हुआ अब तक, इसमें अपचित है ये। इसको बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन, यानी आधा अधूरा डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन, इसको ही बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, आधा अधूरा डाइजेशन है। इस सारे भोजन को, जो आधा तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टिव है, कुछ प्रोटीन भी अनडाइजेस्टिव है, अपचित भोजन है, साथ में वसा है, वो क्या है, अब तक उसका डाइजेशन शुरू नहीं हुआ। इस भोजन को क्या कहते हैं, तो अब अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, देखो, जो अमाशय में भोजन है, डाइजेशन होने की प्रोसेस के बाद, यानी पाचन होने के बाद जो रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का अमाशय में कोई पाचन नहीं हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही पाचन हो गया था उसका, तो 50% ही रहता है। प्रोटीन का पाचन हुआ था, फैट का अभी तक नहीं हुआ है। तो इस भोजन को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब माउथ से जो भोजन ईसोफेगस के द्वारा, यानी फूड पाइप के द्वारा अमाशय तक पहुंचा था, उसे बोला था बोलस। अब ये भोजन स्टमक से कहा जाएगा, अमाशय से जाएगा छोटी आंत में। किस भाग में जाएगा, छोटी आंत में। अब इस भोजन को बोलते हैं काइम। तो लिखो, काइम क्या है, अमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन को काइम कहते हैं। अमाशय से अमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन को काइम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो अब क्या है, भोजन कहाँ जाएगा, अब भोजन जाएगा अमाशय से छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे देखो, अब जो माउथ में, यहां जो भोजन
का पाचन हुआ था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था। कैसा डाइजेशन हुआ था? पार्शियल। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कुछ मात्रा में डाइजेशन हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। और क्या, फैट ऐसे का ऐसे पड़ा था, कोई पाचन नहीं हुआ था। प्रोटीन का भी कोई पाचन नहीं हुआ था। तो इस भोजन को क्या बोला था आपने? बोलस बोला था। क्या बोला था? बोलस। यानी बोलस फूड क्या है? बोलस भोजन को किसे बोलोगे? जब वो भोजन जो माउथ से अमाशय में जाएगा उसे क्या बोलोगे? बोलस। उसे क्या बोलते हैं? बोलस। अब यहाँ स्टमक के अंदर जो फूड है उसके अंदर क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस हुई, यानी इसका डाइजेशन हुआ। इसमें किसका डाइजेशन हुआ? मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, पार्शियल। वो भी कैसा? पार्शियल, आधा अधूरा डाइजेशन हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट का तो पार्शियल डाइजेशन पहले हो चुका था, फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब इस भोजन को क्या बोलते हैं? तो बच्चों, जो स्टमक से अब ये भोजन कहां जाएगा? देखो, ये अमाशय है, यहां क्या है? डाइजेशन हो गया भोजन का। इसके बाद ये भोजन जाएगा ऐसे, ये देखो एक नाम लिखा हुआ है, ड्यूडेनम। अब ये क्या नाम है? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या है? देखो, भोजन यहां से जाएगा और भोजन इस भाग में जाएगा, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम क्या है? ये छोटी आंत का ही भाग है। ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का ही भाग है। अब यहाँ ये आपको, ये देखो छोटी आंत यहाँ से, ये है स्टमक वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये क्या है? आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो यहां तक। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। और इसके बाद इसको बोलते हैं जेजुनम, और इसको बोलते हैं इलियम। तो तीन भाग कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो, जो यहां है फूड, इसको क्या बोला था? काइम बोला था। क्या बोला था? काइम। अब काइम कौन सा भोजन है? काइम वो भोजन है जो अमाशय से कहा जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी तीन पार्ट, ठीक है। तो इस अमाशय में, ये अमाशय है और यहां से जुड़ी है आपकी छोटी आंत, और ये छोटी आंत ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो ये है छोटी आंत भाई। अब छोटी आंत के कितने पार्ट? तीन भाग है छोटी आंत के। एक तो ड्यूडेनम, एक है जेजुनम और एक है इलियम। तो तीन भाग छोटी आंत के। तो बात करते हैं सबसे पहले छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया? क्योंकि इसका डायमीटर क्या है? कम है। इसका डायमीटर कम है। और इसके डायमीटर की बात करें, यानी व्यास की बात करें, तो है ये 1 इंच। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? 1 से 1.5 इंच या फिर 1 इंच मिलेगा आपको। अब ये डायमीटर इसका क्या है? कम है, लेकिन ये लंबाई में क्या है? ज्यादा है। तो डायमीटर कम होने के कारण, इसका व्यास कम होने के कारण इसे बोला गया है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। लंबाई कितनी है इसकी? आपसे पूछ ले, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ क्या होती है? लंबाई कितनी होती है बच्चों? 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब इसके कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। देखो,
ये है फूड पाइप वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं ईसोफेगस। इसके बाद ये शुरू होता है अमाशय वाला हिस्सा, और अमाशय वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं? कार्डिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। और इसके ऊपर एक वाल्व पाया जाता है, एक ढक्कन प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या क्या करता है ये वाल्व क्या फंक्शन करता है? जब तक भोजन अमाशय में है उसे अमाशय में रोके रखता है 2 से 2.5 घंटे तक, उसे छोटे आंत में नहीं जाने देता। एक बिल्कुल ही पतली सी झिल्ली होती है मसल्स की, इसे बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वॉल्व यानी पाइलोरिक कपाट। तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व, पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। अब ये जो पाइलोरस वाला हिस्सा है ये जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत से, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, और ये वो जो भाग है इसे बोलते हैं जेजुनम, और ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं इलियम। तो छोटे आंत के 3 भाग, एक है ड्यूडेनम, एक और है जेजुनम, और एक है इलियम। और यहां से क्या है फिर? यहां से निकलती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत ऐसे जाती है। सॉरी, यहाँ थोड़ा स्टमक के ऊपर नहीं है ये, तो यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसी कुछ संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत, तो देखो तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये सबसे पहला जो यानी पाइलोरस जो भाग है किसका है? स्टमक का है, अमाशय का है। उस भाग से पाइलोरस से पाइलोरिक वॉल्व द्वारा जो खुलता है वो कहाँ खुलता है? छोटी आंत में। तो ये क्या है? ये छोटी आंत वाला हिस्सा है। ये कैसा है? छोटी आंत। ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब ये किसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और यहां से भोजन ऐसे 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 चलता चलता बड़ी आंत में जाएगा। तो भोजन बड़ी आंत में जाने से पहले भोजन कुछ समय के लिए यहाँ रुकता है छोटी आंत में। अब अमाशय से जो भोजन आया है वो आएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के किस भाग में? ड्यूडेनम वाले भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में। अब ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जो छोटी आंत का भाग है उससे 2 अंग जुड़े हुए होते हैं। देखो 2 अंग कौन कौन से जुड़े हैं? ये है ड्यूडेनम वाला हिस्सा, अमाशय से ड्यूडेनम वाला हिस्सा। तो एक तो ये जुड़ा हुआ इधर, देखो ये ऐसी संरचना दिखाई दे रही है। एक ऑर्गन ये जुड़ा है, यहाँ डक्ट है, इसके थ्रू यहाँ जुड़ा हुआ है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। और एक देखो यहां से एक पत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ते जैसी संरचना है। इसको बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। तो एक ऑर्गन तो पेनक्रियास जुड़ा है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से, और एक क्या जुड़ा हुआ है? लीवर जुड़ा हुआ है, यकृत जिसे बोलते हैं। तो 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं किससे? ड्यूडेनम के मतलब छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। अब 2 ऑर्गन जुड़े हैं तो हमें क्या पढ़ना है? 2 ऑर्गन के फंक्शन पढ़ना है कि ये क्या काम करते हैं। तो देखो ये है ड्यूडेनम, ये है छोटी आंत,
कुछ ऐसे तरीके से, क्या है, छोटी आंत, इस तरीके से। तो ये वाला भाग क्या था, ड्यूडेनम, और ये क्या था, जेजुनम, और ये क्या था, इलियम वाला भाग। कौन सा भाग, इलियम। अब इस छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से दो ऑर्गन जुड़े हुए हैं, यहां तो जुड़ा हुआ है कुछ इस फॉर्म में लीवर, और यहां जुड़ा है आपका कुछ इस संरचना में, इसको बोलते हैं पेनक्रिया, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय, और लीवर को बोलते हैं यकृत, यकृत। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से दो ऑर्गन जुड़े हैं, दो अंग जुड़े हैं, कौन कौन से, एक तो है लीवर यकृत और एक है पेनक्रिया अग्नाशय। अब भोजन क्या है, भोजन अमाशय से पहुंचता है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, यानी इस पार्ट में क्या है, भोजन है। इस पार्ट में भोजन कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन याद रखना भोजन है वो अमाशय से छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, कभी भी लीवर के पास नहीं जाता, ना ही अग्नाशय के पास जाता। अब ये ऑर्गन क्या करते हैं, ये लीवर है तो लीवर क्या है, एक ग्रंथि है, क्या है भाई, ग्रंथि है। मतलब ग्रंथि है तो कौन सी ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि है लीवर जो किसका निर्माण करेगी, जूस का। किसका निर्माण करेगी बच्चों, जूस का। यानी उस जूस में क्या होंगे, या तो कोई एंजाइम पाया जाएगा या फिर ऐसा जूस होगा जो पाचन में सहायता करेगा। और ये पेनक्रिया क्या करेगा, ये भी क्या है, एक ग्रंथि है एक प्रकार की, ये भी क्या बनाएगी, एंजाइम बनाएगी। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो अब ये जो लीवर है जो कुछ जूस है वो बनाकर ड्यूडेनम वाले पार्ट में डालेगा, और पेनक्रिया अपना जो पेनक्रेटिक जूस है वो कहाँ डालेगा, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो भोजन कहाँ रहेगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन लीवर और अग्नाशय में नहीं जाएगा। जो लीवर और अग्नाशय है, जो यकृत और अग्नाशय है, वो फंक्शन करेंगे, जो जूस बनाएंगे वो कहाँ डालेंगे, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो अब भोजन कहाँ है, भोजन का नाम क्या है, तो भोजन को कहते हैं काइम। इस भोजन को क्या कहते हैं, काइम। और ये काइम भोजन कहाँ है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। अब इसके ऊपर क्या फंक्शन करता है, तो सबसे पहले लीवर फंक्शन करेगा। तो लीवर के बारे में पढ़ते हैं कि लीवर है क्या। तो हेडिंग डालो, लीवर यकृत। लीवर, तो ऑर्गन जो आपका है लीवर यकृत। लीवर यकृत क्या है भी, एक ऑर्गन है एक अंग है, और अंग है तो यानी ये क्या फंक्शन करता है, कोई ना कोई जूस का निर्माण करेगा। तो एक क्या है, प्रकार की ग्रंथि है, क्या है, एक ग्रंथि है। लीवर क्या है, यकृत क्या है, अंग है, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि है। और ग्रंथि भी कौन सी है, तो भाई ये स्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथि। अब बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि ऐसी ग्रंथि जो जूस या एंजाइम का निर्माण करती है, यानी वो या तो क्या बनाएगी, कोई ना कोई जूस बनाएगी, या क्या बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, जो क्या करेगी, पाचन में सहायता करेगी। तो बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और आपसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो बात सुनो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है, त्वचा है। क्या है, त्वचा। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा है। लेकिन एक बात याद रखना, मानव शरीर के अंदर यानी मानव शरीर में इंटरनल ऑर्गन की बात करें, आंतरिक अंगों की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा अंग होता है लीवर, यकृत। तो दोनों बातों में अंतर है। एक तो पूछे आपसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा होगा। एक पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग या मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो क्या बताओगे, लीवर।
मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो क्या बताओगे? यकृत, लीवर, यकृत लीवर। लीवर, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। अब बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग तो यकृत है, इसका वेट कितना होता है, इसका भार कितना होता है? तो वेट की बात करें तो वेट, भार, वजन, भार कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.70 किलोग्राम तक, यानी 1 किलो 700 ग्राम। तो ऐसे लिखो 1500 ग्राम से लेकर 1700 ग्राम के बीच, यानी 1 किलो 500 ग्राम से लेकर 1 किलो 700 ग्राम के बीच, यानी 1.5 केजी टू 1.7 केजी के बीच इसका क्या होता है? वेट होता है। किसका वेट है? लीवर का, यकृत का। अब इसमें भी यदि वो पूछे एग्जामिनर कि फीमेल और मेल का अलग अलग पूछ ले, तो याद रखना कि फीमेल के अंदर थोड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है उनका वेट कम होता है, उनका भार कम होता है। तो जो 1.5 किलोग्राम है ये तो फीमेल में कर देना कि फीमेल के लीवर का वेट पूछे तो 1.5 केजी, और मेल का पूछे तो 1.7 केजी अप्रोक्स। तो ये तो थी वेट की बात। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ा अंग है, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा अंग पाया जाता है वो पाया जाता है लीवर, यकृत। और सबसे भारी अंग पूछे तो भी क्या बताओगे? लीवर को। तो सबसे भारी अंग है, ये कौन सा अंग है? सबसे भारी अंग, सबसे भारी अंग, सबसे भारी अंग। और ग्रंथि की बात करें तो यकृत क्या है, लीवर क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब क्या है? ये कुछ ना कुछ जूस या एंजाइम का निर्माण करेगा। तो अब जूस या एंजाइम का निर्माण करता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, या फिर वो ऐसे भी कह सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि। तो लिखो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलेंगे? यकृत को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, या फिर पूछे सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि। तो क्या बताओगे? यकृत यानी लीवर। तो कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर होती है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं लीवर के बारे में। इसके बाद आगे देखो, लीवर के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? यानी आपको पता है कि हमारा जो शरीर है बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसी कारण हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी बहुकोशिकीय जीव में। क्योंकि हमारे पास, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और उनके अलग फंक्शन भी क्या है? अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो लीवर भी क्या है? एक प्रकार का अंग है, ऑर्गन है। तो लीवर के पास भी क्या होंगी? सेल्स होगी। तो इसके पास कौन सी कोशिका पाई जाती है, या लीवर जो बना हुआ है वो किस सेल का बना हुआ है, किस कोशिका का बना हुआ है? तो बात करते हैं आगे कि लीवर के पास कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो अगली जो लाइन है वो क्या है कि यकृत में हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? हिपैटिक। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि यकृत में लीवर की सेल्स का नाम बताएं, यानी लीवर का फॉर्मेशन जिस सेल से हुआ है उस कोशिका का नाम बताएं। तो क्या बताओगे? हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक कोशिका। तो यकृत में यकृत में
यकृत में हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिपैटिक कोशिका यानी हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं। हिपैटिक सेल्स, लीवर में जो सेल्स होती है उसका नाम क्या होता है? हिपैटिक सेल होता है, हिपैटिक कोशिका होती है। दूसरी बात, अब हिपैटिक कोशिका है तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? यानी जो अध्ययन होता है वो किस पे किया जाता है? किसी ऑर्गन की सेल्स पे, यानी उस ऑर्गन पे स्टडी की जा रही है, उस अंग पर अध्ययन किया जा रहा है, मतलब उसकी कोशिका पर अध्ययन किया जा रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, यानी यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बच्चों? हेमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हीमेटो सॉरी हिपैटोलॉजी, हिमेटो नहीं, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है, हिपैटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। हिपैटिक सेल्स है तो स्टडी क्या कहलाएगी? हिपैटोलॉजी। और दूसरी बात, जो हिपैटिक सेल्स है ना, उसके अंदर रीजनस की फॉर्म क्या है? ज्यादा होती है, यानी पुनः निर्माण की क्षमता अधिक होती है। तो हिपैटिक कोशिकाओं में पुनः निर्माण की क्षमता वो क्या है? सबसे ज्यादा होती है। रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसमें होती है? हिपैटिक सेल में। आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर है वो सबसे ज्यादा है? तो कौन सी सेल्स? हिपैटिक सेल्स। रीजनरेशन का मतलब क्या है? कि हिपैटिक कोशिकाएं दोबारा बन जाती है, दोबारा फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, यानी किसी को लीवर डोनेट करना अपना, तो आप क्या है, मान लो लीवर का लगभग 40% आप डोनेट करते हैं और आपके पास रहता है लगभग 30%। तो ये 1 महीने बाद जो हिपैटिक सेल है ना, वो रीजनरेट होती है, दोबारा बन जाती है। और 1 महीने के बाद, जैसे आपका मतलब लीवर फंक्शन कर रहा है 80%, उसमें आपने 40% क्या है? डोनेट कर दिया, या 50% आपने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया लीवर को। 50% जो हिस्सा है वो क्या है? डोनेट कर दिया। इसके बाद 30% जो लीवर रहता है वो 1 महीने बाद वापिस से कितना हो जाता है? 80%, 100%। यानी वापिस 1 महीने के बाद इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। 1 महीने के बाद क्या है? दोबारा फॉर्म हो जाता है, यानी पूरा का पूरा लीवर दोबारा बन जाता है। जब आप किसी को डोनेट करते हो तो आपका लीवर 1 महीने के बाद दोबारा से पूरा का पूरा लीवर बन जाता है। और जिस बंदे को डोनेट किया है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसमें होती है? हिपैटिक कोशिकाओं में, हिपैटिक सेल्स में। तो एक लाइन लिखो, सबसे अधिक पुनः निर्माण की क्षमता हिपैटिक कोशिकाओं में होती है। सबसे अधिक पुनः निर्माण की क्षमता पुनः निर्माण की क्षमता हिपैटिक कोशिकाओं में होती है। हिपैटिक कोशिकाओं में होती है। हिपैटिक कोशिकाओं में होती है। यानी सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किसकी होती है? हिपैटिक सेल की। रीजनरेशन पावर, पुनः निर्माण की क्षमता किसकी होती है? हिपैटिक सेल्स की होती है, हिपैटिक कोशिकाओं की होती है। तो रीजनरेशन पावर सबसे अधिक किसकी? हिपैटिक सेल्स की। अब लीवर जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन करता है? तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो लीवर क्या है? एक प्रकार का बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। क्योंकि ये क्या है? एक बहिःस्रावी ग्रंथि है, तो क्या करेगा? ये जूस का निर्माण करेगा, तो बाइल जूस बनाएगा। देखो, अब ये जो लीवर है इसके पास यहां एक इस प्रकार की संरचना होती है, एक थैली होती है जिसे बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर।
गोल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये है लीवर। क्या बच्चों? ये लीवर है, यकृत है। ठीक है, ये यकृत जुड़ा है ड्यूडेनम वाले पार्ट से। ये आपका छोटी आंत का, ये छोटी आंत ऐसे जाकर ऐसे 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 जा रही है, इसको बोलते हैं छोटी आंत। अब ये है छोटी आंत का भाग, और कौन सा भाग है? ड्यूडेनम वाला भाग। ड्यूडेनम वाला भाग, इस ड्यूडेनम वाले भाग से मैंने बताया था दो अंग जुड़े हुए हैं, एक है लीवर, एक है पेनक्रियाज। जो पत्ते जैसी संरचना होती है ये वाली, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, पेनक्रिया। अब यहां जुड़ा हुआ है लीवर, इसको क्या बोलते हैं? लीवर यकृत। ये यहाँ, यहाँ क्या है? ये जो बीच में एक डक्ट जाती है, एक लाइन जाती है, मतलब एक क्या है? ट्यूब जैसी संरचना है। और इधर ये जो संरचना है इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। मतलब लीवर क्या करेगा? एक प्रकार का जूस का निर्माण करेगा, जिसे बोलते हैं बाइल जूस, पित्तरस। ये लीवर क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ये लीवर कहां भेज देगा? गोल ब्लैडर के पास। गोल ब्लैडर जितना मतलब इसको जरूरत होगी ना, उतना ही ड्यूडेनम वाले भाग में ये क्या है? पित्तरस को भेजेगा। बाकी इस गोल ब्लैडर में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं गोल ब्लैडर पित्ताशय, जहां पर बाइल जूस क्या है? स्टोर होता है, और बाकी जो है वो इसमें ड्यूडेनम वाले भाग में चला जाता है। तो यह है गोल ब्लैडर पित्ताशय। अब आपके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो फंक्शन है वो लीवर करता है। तो लीवर क्या क्या फंक्शन करता है? तो लीवर देखो, लीवर क्या करता है? लीवर एक प्रकार का जूस का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं बाइल जूस। तो लीवर क्या करता है? लीवर यकृत क्या करता है? बाइल जूस, यानी पित्त रस, पित्त रस, बाइल जूस पित्त रस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। इस पित्त रस में क्या क्या होता है? देखो, कंपोजिशन क्या क्या होता है, बाइल जूस में होता क्या क्या है? बाइल जूस में सॉल्ट्स पाए जाते हैं, प्लस क्या पाए जाते हैं? पानी पाया जाता है, वाटर। और क्या पाया जाएगा? और इसके अंदर पाया जाता है भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, या लिपिड बोल दो, वसा पाई जाती है। ठीक है, और क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स, यानी जिसे बोलते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं? वर्णक। अब बात करेंगे कि वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? बाइल जूस में सोल्ट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड यानी वसा और वाटर, पानी पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बात करेंगे कि सोल्ट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। लिपिड क्या होता है? वसा ही होती है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, और आपके पिगमेंट और वाटर और सोल्ट। तो बात करें सोल्ट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पित्त रस के अंदर जो सोल्ट पाए जाएंगे वो होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो दूसरा सोल्ट है वो पाया जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट दो प्रकार की क्या इसमें सोल्ट्स पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं।
किसमें? बाइल जूस में। और बाइल जूस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। और बाइल जूस फंक्शन क्या करता है? तो ये भोजन को पचाने में सहायक है। देखो यहां मैंने किसी एंजाइम का नाम नहीं लिखा कि बाइल जूस में कोई एंजाइम पाया जाता है, तो इसका मतलब बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके अंदर क्या है? सोल्ट्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब ये पाचन नहीं करेगा, पाचन में सहायता करेगा। तो बात करते हैं पिगमेंट की। तो इसके अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं, एक तो है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। पिगमेंट वर्णक क्या होता है? दो प्रकार के वर्णक यानी दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब देखो पिगमेंट्स वर्णक क्या होते हैं? वर्णक उन्हें कहते हैं जो किसी प्रकार का रंग प्रदान करे, यानी किसी लिक्विड को क्या है? रंग प्रदान करे। जैसे बात करें तो लीवर दो प्रकार के वर्णक बनाता है। इस बाइल जूस में दो प्रकार की क्या है? वर्णक पाए जाते हैं, एक तो है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। तो अब बात करते हैं कि बिलीरुबिन क्या फंक्शन करता है और बिलीवर्डिन क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बिली बिलीरुबिन की। तो सबसे पहले डालो बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, यानी वर्णक क्या है? ऐसा जो क्या है? कलर प्रदान करे, किसी लिक्विड को रंग प्रदान करे। तो बिलीरुबिन क्या करता है कि आपने एक ब्लड वाली क्लास पढ़ी थी कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, रक्त का जो तरल पदार्थ है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। और उस प्लाज्मा का रंग कैसा था? हल्का पीला था। तो वो हल्का पीला जो रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कि लीवर क्या है? लीवर बाइल जूस बनाता है और उसमें है बिलीरुबिन। तो वो बिलीरुबिन क्या करता है? उस प्लाज्मा को रंग देता है हल्का पीला। तो आपसे पूछ ले कि बिलीरुबिन कैसा कलर प्रोवाइड करता है, कैसा रंग देता है? तो हल्का पीला, तो लाइट येलो। तो बिलीरुबिन कैसा कलर देता है? लाइट येलो, हल्का पीला, हल्का पीला कलर देता है। बिलीरुबिन हल्का पीला कलर देता है। अब ये किसको रंग देता है? तो हल्का पीला ये प्लाज्मा को रंग देता है। हल्का पीला प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग होता है। किसका रंग होता है? प्लाज्मा का। अब बात करें बिलीवर्डिन की। किसकी बात करें? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन की बात करें तो बिलीवर्डिन क्या करता है? ये कलर देता है लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग देता है। कैसा कलर देता है? हल्का हरा। तो ये कलर कैसा देगा बच्चों? ये देगा लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग, हल्का हरा रंग प्रदान करेगा। अब ये बिलीवर्डिन हल्का हरा रंग प्रदान कर रहा है, यानी लाइट ग्रीन कलर दे रहा है। तो ये किसको देगा? तो ये जो लीवर फॉर्मेशन करता है बाइल जूस, तो उस बाइल जूस का रंग आपसे पूछ ले कि उस पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो हल्का हरा होता है। तो हल्का हरा या फिर हरा रंग किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण। तो पित्त रस का रंग हरा होता है। तो पित्त रस का रंग हल्का हरा किसका रंग होता है? पित्त रस का, पित्त रस का यानी बाइल जूस का होता है। बाइल जूस का आपसे बात करें कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन कलर होता है या फिर लाइट ग्रीन होता है। इस बाइल जूस का कलर लाइट ग्रीन होता है किस वजह से? बिलीवर्डिन की, बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से। अब बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन बनाता है? तो लीवर बनाता है। तो बाइल जूस का निर्माण भी कौन करता है? लीवर। लीवर के अंदर क्या है? सॉरी, लीवर क्या किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का। और बाइल जूस के अंदर क्या है? सॉल्ट है, बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन है। तो बिलीवर्डिन है तो बिलीवर्डिन कैसा कलर दे रहा है? हरा रंग। इसके बाद बात करें कि पीएच मान कितना होता है। तो पित्त रस का जो पीएच मान है, पित्त रस का पीएच मान
7.6 कितना होता है? 7.6 होता है। देखो एग्जैक्ट नहीं होता 7.6, लेकिन आपको यदि ऑप्शन मिले 7 to 7.8 तक, तो इसके बीच कुछ भी ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर। तो इसके बीच इसका क्या है? पीएच मान होता है किसका? पितरस का। अब 7.6 है तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। तो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का है बाइल जूस? क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। अब बात करें कि एक दिन के अंदर जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस का कितना फॉर्मेशन करता है, यानी कितना फॉर्मेशन कर पाता है, यानी एक दिन के अंदर हमारे शरीर में कितना बाइल जूस लीवर क्या है? प्रोडक्शन करता है, पैदा करता है, यानी उसको निर्माण करता है। तो बात करें कि एक दिन में 600 से 800 ml 600 से 800 ml पितरस का निर्माण होता है। पितरस का निर्माण होता है। निर्माण होता है, पितरस का निर्माण होता है। तो एक दिन में बात करें तो 600 से 800 मिलीलीटर जो बाइल जूस है उसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? यकृत के बारे में। तो यकृत क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है, एक प्रकार का अंग है, सबसे बड़ा अंग, सबसे भारी अंग। इसका वेट पूछे तो बता दोगी। इसके बाद दूसरा नंबर जो है क्या है कि यकृत क्या काम करता है? यकृत के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो हिपैटिक सेल्स पाई जाती है। इसकी स्टडी हिपैटोलॉजी कहलाती है। हिपैटिक सेल्स के अंदर रिजोनेशन पावर क्या है? सबसे ज्यादा होती है, यानी पुनः निर्माण की क्षमता ज्यादा होती है। इसके बाद बात करिए अपने कि इसके अंदर कौन कौन से जो बाइल जूस होता है, लीवर क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, लीवर निर्माण करता है किसका? बाइल जूस का। किस जूस का निर्माण करता है? बाइल जूस का। अब बाइल जूस होता क्या है? ऐसा जूस जिसके अंदर पानी होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, लिपिड होगा, साथ में पिगमेंट होंगे, वर्णक होंगे। सोल्ट्स कौन कौन से पाए जाएंगे? लवण कौन कौन से होंगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका सोडियम ग्लाइकोलेट, ये तो होंगे सोल्ट इसके में अंदर। और पिगमेंट कौन से होते हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। अब इस पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसकी वजह से? बिलीवर्डिन की वजह से। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है 7.6 यानी 7 to 8 के अप्रोक्स होता है। इसके बाद अपन ने बात की कि एक दिन के अंदर कितना जो पित्तरस का निर्माण होता है, तो एक दिन के अंदर आपका 600 से 800 ml। इसके बाद हम बात करें कि जो पितरस है वो स्टोरेज कहाँ होता है, वो संचित कहाँ होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय क्या होता है? आपको बताई थी कि लीवर के पास ये एक प्रकार की संरचना है। लीवर के साथ एक डक्ट जुड़ी है। वो डक्ट कहाँ जा रही है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में इस डक्ट के थ्रू एक थैली जैसी संरचना है वो जुड़ी हुई होती है। इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं बच्चों? पित्ताशय। तो एक बात और लिख लेना कि जो ये बाइल जूस है ये स्टोर कहाँ होता है, संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। तो पितरस पितरस बाइल जूस, पितरस बाइल जूस संचित बाइल जूस पितरस पित्ताशय में संचित होता है। किसमें संचित होता है बच्चों? पित्ताशय में संचित होता है। तो पित्तरस कहाँ संचित होगा, कहाँ स्टोरेज होगा? तो गोल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय के अंदर स्टोरेज होगा। इसके बाद बात करते हैं कि लीवर जो है वो क्या क्या फंक्शंस करता है। तो लीवर के बहुत सारे कार्य होते हैं। पहली बात, लीवर क्या करता है? पिगमेंट बनाता है, वर्णक बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किस प्रोटीन का निर्माण करता है? तो आपने पढ़ा होगा हिपेरिन, कि हमारे शरीर के अंदर क्या है? हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड को, रक्त को बॉडी के अंदर थक्का नहीं बनने देता। तो ये क्या, ये कौन बना रहा है? तो लीवर बना रहा है। दूसरी हमने बात की थी कि और किसका फॉर्मेशन करता है? कोलेस्ट्रॉल का। और किसका फॉर्मेशन करता है? तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो लीवर है वो क्या करता है? तो वो क्या है? यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है। और बहुत सारी फंक्शंस है। और क्या है? ये जो जो पॉइजनस है उसको क्या है?
जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ चला गया तो उसे क्या है, उसे खत्म करने का काम करता है। इसके बाद बात करें कि इस बाइल जूस का, जो ये बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जो पित्त लवण पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शंस ऑफ बाइल जूस यानी पित्त रस का कार्य। पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो पित्त रस पाचन में सहायता करता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो एक बात लिख लेना कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता भाई। तो कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता पित्त रस के अंदर। पित्त रस क्या करता है? पाचन में, भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब बाइल जूस का फंक्शंस क्या होता है? तो ये क्या काम करता है बच्चों? ये क्या करता है कि जो फैट होती है ना, वसा होती है, तो वसा है फैट। जैसे आपने भोजन में न्यूट्रिशन में क्या क्या लिया था? प्रोटीन लिया था, कार्बोहाइड्रेट लिया था, फैट लिया था। तो ये क्या करता है कि जो फैट है ना, वसा, यानी वसा के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर क्या है, ये फैट बनी हुई है। ठीक है, तो अब वसा के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो ये बाइल सोल्ट्स क्या करेंगे? बाइल जूस के अंदर क्या है? बाइल सोल्ट्स है। तो वो क्या करेंगे? इस फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को, यानी बाइल जूस, या बात करें बाइल सोल्ट्स की, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये बाइल सोल्ट्स क्या करते हैं? इस फैट में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, यानी बड़े बड़े अणु जो है, इन्हें क्या है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। तो इस ये कन्वर्ट करता है, ये फैट को किस में कन्वर्ट करता है? तो ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड में। फैटी एसिड, फैटी एसिड, या फिर बात करें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। अब देखो, अब ये वसीय अम्ल, सॉरी ग्लिसरॉल नहीं लिखो, फैटी एसिड लिखो सिर्फ। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में। यानी फैट को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े अणु है, इन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? बाइल जूस या बाइल सोल्ट्स। तो ये छोटे छोटे अणु ऐसे ऐसे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया फैट, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड, वसीय अम्ल। तो पित्त रस ने, बाइल जूस ने, या फिर आप बोल दो बाइल सोल्ट ने क्या फंक्शन किया? इन्होंने फैट को पचाने में, फैट का, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उसको क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना कहलाता है पाइसीकरण। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन, यानी पाइसीकरण। तो आपसे पूछ ले तो मतलब ये बड़े पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण, पाइसीकरण। तो आपसे पूछ ले कि बाइल जूस है वो किस प्रोसेस पे कार्य करता है? बाइल जूस किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन प्रोसेस यानी पाइसीकरण विधि पर कार्य करता है। और पाइसीकरण क्या होता है? और कुछ नहीं होता, इस फैट के बड़े बड़े अणु हैं, उसे छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो लिखो एक बात, पित्तरस, पित्तरस पाइसीकरण प्रक्रिया पर कार्य करता है। इमल्सिफिकेशन पे प्रोसेस करता है, यानी फैट के बड़े बड़े जो अणु हैं, उन्हें छोटे छोटे अणुओं में
तोड़ता है। यानी यहाँ पर क्या है, वसा का पाचन नहीं हुआ है, यहाँ वसा के सिर्फ बड़े जो अणु थे वो छोटे अणु में ही तोड़ पाया है, वहां पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। यानी यहाँ भी कैसा डाइजेशन हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है। किस प्रकार का डाइजेशन हुआ है, पार्शियल डाइजेशन का। और भोजन कहाँ पड़ा है, छोटे आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। यानी ये जो प्रोसेस चल रही है, लीवर ने जो बाइल जूस डाला है वो ड्यूडेनम, छोटे आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाला है, और वहीं क्या है, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, यानी फैट है वो किसमें टूटता है, फैटी एसिड में, वसीय अम्ल के अंदर। इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। तो यहाँ किसका डाइजेशन हुआ है, लगभग मतलब फैट किसमें टूटा है, फैटी एसिड के अंदर। तो मतलब फैट का क्या है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेनक्रिया के बारे में कि अग्नाशय क्या फंक्शन करता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।